मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लड़की के लिए ना हमेशा से एक एंड गोल है कि आपको अगर घर का काम सीखना है तो शादी के लिए सीखना है, अगर आपको पढ़ना है तो शादी के लिए पढ़ना है, अगर आपको अच्छी नौकरी भी चाहिए तो शादी के लिए चाहिए कि आपको अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तो मेरा बचपन भी वही था कि शादी करनी है और एक अच्छे लड़के से करनी है, और हमें वही फिल्मों ने बहुत पागल बनाया है। सच में राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे बैठ आता के, है वो सफेद घोड़े पे बैठ के, वो बिल्कुल सफेद घोड़े पे बैठ के आता लेकिन है। उसके साथ काफी लोग होते हैं, उसके साथ आने वाले बारातियों के बारे में कोई बात नहीं करता, फोकस नहीं बनता है उस राजकुमार पे। सब दिखते हैं। तो हम इनके राजकुमार के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्सो लवली, जैसे आपकी मैंने बहुत सी ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें ना आप काफ़ी गहरी बात कर देते हो, तो ये कैसे शुरू हुआ? क्या आपने सोचा था कि कुछ राइटिंग फील्ड में ही जाना है, या एकदम से एक्सीडेंटल हो गया? मैं लिखती बहुत टाइम से थी। मैं बचपन से पहले वाली शायरियाँ पढ़ती थी कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूँ, तेरे पापा मानेंगे या फिर सबको ठोक दूँ। वाली शायरियाँ पढ़ती थी। जो ऑल्सो ये स्टेटस भी लगते थे ना व्हाट्सएप पे, ट्रक के पीछे। मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत फैंटेसाइज करती, अरे क्या लिख दिया बंदे ने। तो वहाँ से धीरे धीरे करके मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू करा। तो लिख मैं काफ़ी टाइम से रही हूँ। राइटर बनना कभी एक प्रोफेशन हमारी जनरेशन को नहीं बताया गया था कि आप ये भी कर सकते हो। एक्टर, डांसर, डॉक्टर, ये सब बताया जाता है, बट राइटर, पोएट, स्टोरी टेलर, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, ये अब 2-3 सालों में इन्वेंट हुआ है। कभी राइटर बनना नहीं चाहा था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पढ़े, बिकॉज हमेशा से ना अपने लिखने को लेके और अपने इमोशंस को लेके मेरे मन में एक बात रहती थी कि अगर मैंने किसी को बोला ना तो या तो मुझे जजमेंट पास करेंगे या फिर वो सिंपैथी देंगे, और मुझे दोनों नहीं चाहिए। तो मैं अपने पास रखती थी चीज़ों को। लेकिन एक्सीडेंटली एक फ्रेंड का फ़ोन आया है कि मैं एक जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ एंड प्लीज़ कम इन माय ऑडियंस एंड आई हैव नोबडी। तो मैंने कहा यार मैं भी लिखती हूँ, तो लेट्स नॉट कम एज अ ऑडियंस, आई विल परफॉर्म एंड गो बैक टू माई जॉब। मैं तब एक हॉस्पिटल में, रेप्यूटेड हॉस्पिटल में सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में थी। मैं गई हूँ, परफॉर्म किया है, और बस तब से कर ही रही हूँ। बहुत बढ़िया कर रही हो। और उसके बाद जब आपने पहली बार परफॉर्म किया, कितना टाइम लगा ये रियलाइज होने में कि यस दिस कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन? 3 साल। 3 साल। 3 साल। और 3 साल तक आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी? दोनों चीज़ें, जॉब भी और मैं अपने जितने इवेंट्स होते थे वो सिर्फ सैटरडे या संडे रखते थे, बिकॉज तब मेरे ऑफ रहते था, और बाकी दिन सिर्फ जॉब और मेरी पढ़ाई चल रही थी, बिकॉज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी तभी परस्यू कर रही थी। और शादी के बाद लगा कि ये अब फुल टाइम हो सकता है, क्योंकि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ आज़ाद कविताएं होना चाहती करूंगी। हूँ। हाँ। अब पहले लोग मुझे झेलते थे, अब मेरा पति मुझे 24/7 झेलता है। बट ठीक है ना, हम तो साइन अप करते हैं यार इन चीज़ों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिग्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। ऑल्सो हम आपके प्रोफेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया है इंडियन वेडिंग्स, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता था कि शादी का ही दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा? मुझे लगता ही नहीं था मेरी कभी शादी होगी। हाँ, इतनी क्यों? नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि यार दुनिया की शादी, मेरी शादी होगी, मुझे कोई मिलेगा। हाँ। मैं भी किसी के घर जाऊंगी। वो आई थिंक हर लड़की के मन में होता है कि यार पता नहीं कौन आएगा, कैसे होगा, होगी भी या नहीं होगी, या किससे हो जाएगी, कुछ नहीं पता था। और मेरी तो शादी भी एक्सीडेंटली हुई है। 6 महीने पहले, आई थिंक मेरी शादी से 6 महीने पहले आदि का मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM आया था। वहाँ पे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी थी कि हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वर्ड्स, लवली वॉइस, लवली ये, लवली वो। पूरा एक पैराग्राफ में एक लाइन में 3 से 4 बार लवली आ गया। एंड वो पढ़ने के बाद में यार लड़का तो हैंडसम है, लड़का स्मार्ट है, इसको मैं जवाब दूंगी। हाँ। ये सिर्फ हिडन रिक्वेस्ट में नहीं रहेगा। तो मतलब लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करती है यार। लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली नजर का प्यार। नजर ने क्या देखा? लुक्स ही देखे। लुक्स ही देखे। और बहुत बार ना ऐसा होता था कि मैं खासकर अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये बोलती थी कि यार नहीं, लुक्स मैटर नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लड़कियां भी लुक्स देख के बात नहीं करती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यार देखो, प्यार होगा या कुछ भी होगा, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेज। पहले आप की तरफ कोई आ रहा है, कोई क्रीप आ रहा है, कोई शक्ल से दिख रहा है कि यार ये नहीं आने चाहिए, तो आप ऑब्वियसली उन्हें एंटर ही नहीं करने दोगे स्टेज 2 में। हर लड़की ना एक शील्ड ऑन रखती है अपने पास ना, और
वो कहते हैं कि आप किसी को पसंद करते हो तो पहले उसको देखते हो, उसकी पर्सनालिटी देखते हो, उसकी वाइब्स चेक करते हो, उसकी एनर्जी चेक करते हो। उसको प्यार आप उसके नेचर की वजह से करते हो, तो प्यार बाद में होता है, लेकिन पसंद हमेशा लोगों को, तभी तो कहते हैं पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे मिलेगा? सब फिजूल बातें होती हैं कि नहीं शक्ल देख के प्यार नहीं होता। तो बुक्स को हम कवर से जज करते हैं ये बिल्कुल गलत है कि कवर मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। सो लवली, जैसे आपकी शादी हुई तो आई एम श्योर कि अगर एक इंडियन वेडिंग है और उसमें कलेश ना हो तो ऐसा होता नहीं है। मैं अगर अपनी शादी की बात करूं तो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया था कि मेरी शादी में कोई कलेश ना हो, इसलिए जो कलेशी रिश्तेदार थे ना मैंने उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया। मैंने बोला यू स्टे आउट ऑफ दिस। अब आपकी शादी में कलेश हुए थे या कैसे मैनेज हुआ था? अब जो तुम्हारी शादी में नहीं आए ना वो अपने आप को समझ लेंगे कि हम कलेशी थे तो मैंने उनको बता दिया है कि तुम क्यों नहीं हाँ, दे ऑलरेडी नो, और तभी उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं बुलाया। यार मेरी शादी में ना बहुत ज़्यादा वो थी, तो जल्दबाजी में हुई थी शादी, तो हमने वैसे ही बहुत लिमिटेड लोग बुलाए थे। और मैं हूँ ब्राह्मण, आदि जो है वो है यदुवंशी, तो इंटरकास्ट हो गया। ओके। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारे मतलब खानदान में क्या छोड़ो, हमारे पूरे मोहल्ले और रिलेटिव पूरे गांव में या किसी ने भी आज तक लव मैरिज नहीं किया था, इंटरकास्ट तो दूर की बात है। तो मेरे तो रिलेटिव्स ने सीधा बोल दिया था कि हमारी तो नाक कट गई है, हम नहीं आएंगे। एंड आई वाज लाइक थैंक यू यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था यही तो स्कीम थी मुझे हमारी। नहीं चाहिए वो स्यापे कि मुझे साड़ी नहीं मिली है, मेरे को एक सूट कम मिला है, मेरे लिफाफे में 500 रुपए थे, तेरे में 1100 थे, खाना अच्छा नहीं बना है, खाने में नमक ज्यादा हो गया है। हाँ, मैंने इस चक्कर में ना वो आए ना मैंने बुलाए। बहुत बढ़िया। सो फिर उसके बाद लाइक और कोई कलेश? यार कलेश बहुत ज़्यादा, मतलब वही रिश्तेदारों की तरफ से ही था। उन्होंने तो मतलब एक बार ये भी र्यूमर फैला दिया था ताकि मेरी शादी टूट जाए कि आदि जो है वो मुस्लिम है, वो ताकि वो पूरा इंटर रिलीजन वाला सेगमेंट आ जाए और वो बिल्कुल ही तलवारें उठ जाए कि नहीं अब तुम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस मामले में थे कि नहीं अगर बेटी चाह रही है तो हम कर देंगे। तो गाइस पेरेंट्स को मना लो, रिश्तेदारों की मत सोचो। रिश्तेदारों के ऊपर टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा यार निकिता एक बात बोलती हूँ कि हमारे जो चाचा बुआ फूफा मामा जो भी इंटरफेयर कर रहे हैं कि इससे शादी नहीं करनी, उससे नहीं करनी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे कहने पे ना अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, ना उनके मतलब एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशंस भी है ना, जो डिग्री भी है, वो हमारे कहने पे सेलेक्ट नहीं करेंगे कि हमें नहीं पसंद आ रहा दीदी की वो बीएससी कर रही है, आप एक काम करो उसको ना बीएड करा दो, वो नहीं कराएंगे। तो हम क्यों अपनी जिंदगी के फैसले रिश्तेदारों के ऊपर लेते हैं? बट यार देयर इज वन थिंग कि हम सबके रिश्तेदार कलेशी है ना, लेकिन हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। ये क्या ऐसा विशेष सर्कल है कि सबको ही ऐसे खतरनाक रिश्तेदार मिले हैं, लेकिन अच्छे लोग भी तो है यार। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम किसी की शादी में खराबी नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये लोग कहाँ पर है, ये सवाल है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ये अच्छे रिश्तेदार कहाँ मिलते हैं।